हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस करा था थर्मोडायनेमिक्स टर्म का मीनिंग कि थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपको हेल्प करेंगी चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने में। ठीक है। देखिए हम लोग स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में कि सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। और इसी टॉपिक के अंदर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज पाथ फंक्शन एंड व्हाट इज स्टेट फंक्शन। ठीक है। तो ये तीन चीजें आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग एक ऐसी टर्म है जो कि हम हमारे लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। ठीक है। देखिए व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? देखो सिस्टम हम थर्मोडायनेमिक्स में उसको बोलते हैं जिसमें हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर में चाय बन रही है। ठीक है। हम चाहते हैं कि उस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करा जाए। तो वो जो हमारे पास चाय बनता हुआ बर्तन हो गया जिसमें चाय हो गई, वो पूरा हमारे लिए हो गया सिस्टम, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं। उसको हमने क्या बोल दिया? सिस्टम। यानी कि सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो पार्ट which is taken for thermodynamic, taken for thermodynamics कंसीडरेशन। मीन्स जिसमें हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं कि उसका क्या टेम्परेचर है, उसका क्या प्रेशर है, उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है। तो सिस्टम वो पार्ट है जिसपे हम अपनी स्टडी करते हैं। अब बात आ जाती है कि सराउंडिंग क्या है। ठीक है। सराउंडिंग किसे कहा गया? तो सराउंडिंग हमने जितना भी रिमेनिंग पोर्शन हुआ यूनिवर्स का, मतलब सिस्टम को छोड़ के उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, वो सारी क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। और सराउंडिंग को क्यों स्टडी करा जा रहा है? सिस्टम को स्टडी क्यों नहीं करा जा रहा सिर्फ? क्योंकि हम काम तो सिस्टम पे कर रहे हैं। क्योंकि सराउंडिंग और सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफर, एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज होता है। इसलिए जो चीज सिस्टम से इफेक्ट होगी, जैसे सिस्टम पे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो सराउंडिंग उससे इफेक्ट होगी। सराउंडिंग पे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं कुछ चेंज करता हूं तो उससे सिस्टम इफेक्ट होगा। तो इसीलिए सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को ही स्टडी करा जाता है, दोनों को ही हम स्टडी करते हैं। तो सराउंडिंग क्या हो गया? बेसिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यूनिवर्स, यूनिवर्स माइनस ऑफ सिस्टम। सिस्टम में से यूनिवर्स, यूनिवर्स में से सिस्टम को आप अगर माइनस कर दो, मतलब टोटल रीजन यूनिवर्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम सिस्टम क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। लेकिन ना ये सिर्फ एक डेफिनेशन है सराउंडिंग की, डेफिनेशन है। क्योंकि देखो खुद हम अगर इमेजिन करें चीज, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो इफेक्ट हो जाए सिस्टम की वजह से, नहीं। तो हम इसकी डेफिनेशन एक्यूरेटली क्या लिखेंगे? हम इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सराउंड्स द सिस्टम। जो सिस्टम के आसपास है सिर्फ उसकी बात करेंगे, सराउंड्स द सिस्टम। ये हमारी एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई कि एक्चुअली में क्या है। लेकिन बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एंटायर पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जितना भी हमारा पोर्शन हुआ वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकल अप्रोच हम देखें तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सराउंड्स दी सिस्टम, सिस्टम को जो सराउंड करता है वो सिर्फ उतने ही पार्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच में हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। ये हमारा हो गया व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब ये जो सिस्टम है यही हमारा अलग अलग टाइप का होता है। कैसे हम सिस्टम को स्टडी करते हैं अलग अलग टाइप्स में, वो देखते हैं। ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम हमने तीन अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करा है। फर्स्ट हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। सेकंड हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम।
एंड थर्ड हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ना इनके वर्ड में ही इनका मीनिंग छुपा है, ठीक है, इनका वर्ड ही आपको इनके एक्सप्लेनेशन दे देगा। देखो ओपन की बात कर रहे हैं, ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि ओपन वेसल में हो, मतलब वेसल ओपन हो, जैसे सिंपल घर में कोई भी सब्जी बन रही है तो वेसल ओपन होता है हमारा, ठीक है, वो क्या हो गया ओपन सिस्टम। बट इसको अगर हम बाय डेफिनेशन स्टडी करें तो अगर मेरे पास सिस्टम ओपन है, ओपन वेसल है मेरे पास, ठीक है, ओपन वेसल है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर यानी कि पार्टिकल जो है हमारे सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम को लीव करके सराउंडिंग में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वाटर बॉयल कर रहा हूं, ठीक है, मेरा वेसल ओपन है, वाटर मैंने बॉयल करा, हुआ क्या, ये मेरे पास वेसल है और ये इसमें वाटर हो गया। जब बॉयल करेंगे तो कुछ वेपर्स जो हैं वाटर के, वो सिस्टम को लीव करके बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पार्टिकल्स जो है, मैटर जो है, सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज क्यों बोला हमने, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टिकल सराउंडिंग से आए और वो सिस्टम में चला जाए, ठीक है। तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है। और मैटर के साथ साथ हम अगर वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब हम हीट यानी कि एनर्जी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम सिस्टम से सराउंडिंग इनके बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं किस किस चीज का, हीट यानी कि एनर्जी, एंड सेकेंड मैटर, दोनों को ही हम सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज कर सकते हैं। सराउंडिंग से सिस्टम में हम एनर्जी ले जा सकते हैं और मैटर को भी ऐसे ही सिस्टम से सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन सिस्टम। इसमें वेसल ओपन रहेगा, ये बात ध्यान रखना कि ऊपर से हम ना वेसल क्लोज नहीं कर सकते। अब सेकंड आते हैं, सेकंड हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम मतलब सिंपल सी बात है, नाम में ही मीनिंग छुपा है। क्लोज सिस्टम मींस कि आपका जो वेसल होगा, सबसे पहली बात वेसल कैसा होगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड वेसल होगा। वेसल क्लोज्ड होगा मींस आप वेसल कुछ इस तरीके का चूज करोगे, ये हमने क्लोज्ड वेसल लिया। और वेसल हमारे पास क्लोज्ड है, लेकिन इसमें ना हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस इसकी जो वॉल्स हो ना, वॉल्स वेसल की कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। कंडक्टिंग वॉल्स मींस जैसे हम अगर सिंपली बात करें, घर में जो प्रेशर कुकर हो गया उसमें हम क्लोज रखते हैं कंटेनर को पूरी तरह से, लेकिन हम प्रेशर कुकर में हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्स कंडक्टिंग होती है। अब कंडक्टिंग वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मीनिंग अलग अलग होता है, ये भी हमें समझ में आएगा। देखो कंडक्टिविटी जो टर्म है ना, कंडक्टिंग टर्म, ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी को लेके यूज करते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो कंडक्टिंग, नहीं होगी तो इंसुलेटिंग। लेकिन वर्ड हमारे पास होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दो हमारे पास सेपरेट वर्ड है ये। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है, यहां पे हम बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, यानी कि हीट की, एनर्जी की, कि ऐसी वॉल्स हो मेरे पास जिसमें मैं हीट को ट्रांसफर या हीट को एक्सचेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। मींस सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में अगर हम बात करें, सिस्टम से सराउंडिंग, इसमें हीट तो ट्रांसफर हो सकती है, हीट एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन अगर वेसल मेरा क्लोज्ड है तो ये जो मैटर है, मैटर यानी पार्टिकल सिस्टम से लीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम की। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, अब एक ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेट है पूरी तरह, सराउंडिंग से पूरी तरह आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड का मीनिंग क्या, सराउंडिंग जरा सा भी इफेक्ट नहीं लगा सकता सिस्टम पे, या सिस्टम से आपका सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसा कब होगा, जब आपके पास सबसे पहले क्लोज्ड वेसल हो, वेसल पूरी तरह क्लोज्ड हो,
और जो वेसल की वॉल्स हों वो पूरी तरीके से इंसुलेटिंग वॉल्स हों, उसमें आप क्या कर सकते हो, हीट को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसी एक इंसुलेटिंग वॉल्स हों आपके पास। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम है ये हमारे पास जिसमें ना तो हीट, नाइदर हीट नॉर मैटर, दोनों ही सिस्टम्स टू सराउंडिंग आपके एक्सचेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना आइसोलेटेड सिस्टम की, तो कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। अगर हम इसका नियर अबाउट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो हम बोल देते हैं इन जनरल में थर्मस फ्लास्क। ठीक है, बेसिकली थर्मस बोल देते हैं हम कि थर्मस इसका एग्जांपल है। उसमें अगर हम गर्म चीज डालेंगे तो वो गर्म ही रहेगी, ठंडी डालेंगे ठंडी रहेगी। लेकिन वो एक, हम बोल सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम की बात है। या अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल अगर टाइम लगाएं हम कोई गर्म चीज इस थर्मस में रखें और साल भर इंतजार करें तो वो उसमें गर्म नहीं रहेगी। इसका मतलब है परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है वो हमारे पास। और परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी नहीं होता, ये एक आइडियल सिस्टम है हमारे पास। आइडियल सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम अभी हमारे पास है ही नहीं, आइडियल है वो हमारे लिए। ठीक है, तो कोई इसका हम ये बोल सकते हैं परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। ठीक है, नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो देखो, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड क्वांटिटी, क्या उसकी क्वांटिटी है और कैसा उसका नेचर है। इस बेसिस पे हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करा। अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिस्टम के नेचर पे तो डिपेंड करें बट उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी। उस पर्टिकुलर सिस्टम की खुद की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसके नेचर पे डिपेंड ना करे बट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, कितना आपने अमाउंट ले रखा है। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने एग्जांपल ले लिया कोल्ड ड्रिंक या सिंपल पेप्सी, कोई भी चीज होगी हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक हो गई। ठीक है, अब इस कोल्ड ड्रिंक का अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो जो टेस्ट है वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो उसका जो टेस्ट हो गया ना, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप चाहे कितना भी अमाउंट ले लो, कितनी भी क्वांटिटी ले लो, उसका टेस्ट हर बार सेम रहेगा, यानी कि वो उसका नेचर है। ठीक है, तो टेस्ट कैसा हो गया, टेस्ट हो गया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो उसकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। वहीं पे अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की वॉल्यूम की, अब वॉल्यूम तो हम बोल सकते हैं ना कितनी भी हो सकती है, वो उसके नेचर पर डिपेंड थोड़ा ना कर रही है। आप चाहे 10 ml लो, चाहे 20 ml लो, चाहे 30 ml लो, तो वो उस पर उसका नेचर भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारी एक ऐसी चीज हो गई जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कितना हमने ले रखा, कितना अमाउंट हमने लिया है, उसी के हिसाब से आपकी वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं काफी सारे ताकि आपको चीज अच्छे समझ में आए। फर्स्ट हमने ले लिया डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। डेंसिटी क्या है, देखो अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं, वाटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाटर हमारे लिए सबसे बेस्ट है। वाटर की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, मेरे पास कितना भी पानी हो, चाहे वो एक ग्लास में हो, चाहे वो एक बाल्टी भर के हो, चाहे वो एक बूंद पानी हो, उसकी डेंसिटी हर बार सेम रहती है, यानी कि वो उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहीं पे अगर मैं वाटर के मास की बात करूं, ठीक है, मास इन जनरल देखो इसको तो हमें क्लासिफाई करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्वांटिटी ना डायरेक्ट रिलेशन में होता है मास के। ठीक है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। वाटर का जो मास है वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपने कितना अमाउंट ले रखा है वाटर का, तो वो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
ऐसे ही हमारे पास काफी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, मान लो मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन, अब देखो यहां ना एक ऐसी टर्म हमारे पास आ गई जिसको हम इजीली इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले को देखेंगे। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम एक यहां पे बीकर बनाते हैं। उसके अंदर मान लो हमने क्या कर रखा है, ये हमारा सिस्टम हो गया, पूरा एक सिस्टम है। इसके अंदर ये इस तरीके से हमने सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए, और ये हमने बना दिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अब देखो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन आपका होता है होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस कि आपके पार्टिकल्स उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को क्वांटिटी हमें दिखानी है ना, तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को बीच में से काट देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, जब हमने हाफ करा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाफ हो गए। ठीक है, कंटेनर अगर हम हाफ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी हाफ हो गए, या मैं सिंपल सॉल्यूशन लिख दूं यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ये भी हाफ हो गए, जितने हमने इनिशियली लिए थे उसके हाफ हो गए। यानी कि अगर आपने क्वांटिटी चेंज करी, हमने हाफ करके करा क्या है, बेसिकली हमने क्वांटिटी चेंज करी। क्वांटिटी चेंज करने पे दोनों ही चीजें, सॉल्यूशन के मोल्स और सॉल्यूट के मोल्स दोनों ही चेंज हो गए। ठीक है, तो हमें ना यहां से ये चीज समझ में आई कि नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, ये तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है ये तो। ठीक है, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, इसमें क्या हुआ, इसके मोल्स भी हाफ हुए तो इसके भी हाफ हो गए। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रही। यानी कि यहां से ना हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या है, कि जब भी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी हो, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, वो प्रॉपर्टी ऑलवेज इक्वल होती है इंटेंसिव के। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको ना तब अप्लाई करो जब आप चीजें इमेजिन नहीं कर सकते, तब उसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करके देखो, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, जैसे मोल फ्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको ना हम डेली लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसके फॉर्मूले को लिखा, और फॉर्मूले में हमें नीचे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखी, सॉरी ऊपर भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखी और नीचे भी एक्सटेंसिव दिखी। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हमेशा इंटेंसिव आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, आपको क्लासिफाई करके बताना है कौन से एक्सटेंसिव कौन से इंटेंसिव। ठीक है, सो देखिए, फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड प्रेशर, थर्ड फोर्स, फोर्थ वॉल्यूम, पीछे हम डिस्कस कर भी चुके हैं वॉल्यूम तो। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। सारी चीजों को अच्छे से देखना है हमें। ठीक है, और क्लासिफाई करना है काइनेटिक एनर्जी। और ना कुछ चीजें हमारे पास आएंगी बाद में। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी लिख लो अभी, जब आगे हमारे पास से टॉपिक्स आएंगे तो हमें इनका मीनिंग भी समझ में आएगा इसी चैप्टर में। नेक्स्ट एंथैल्पी, ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर में आगे समझ में आएंगी। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। देखो ये जो लास्ट में चार लिखे हैं, ये तो मैं आपको खुद बताता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा। ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सारी की सारी जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो मैक्सिमम एक्सटेंसिव होती है। ये सारा आपके लिए होमवर्क है,
क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो देखिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक पे, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब देखिए सिस्टम में जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम अपना थर्मोडायनेमिक स्टेट को चेंज करके दूसरे थर्मोडायनेमिक स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, ठीक है। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A गिव्स B, ठीक है, A गिव्स B। तो सिस्टम ने केमिकल चेंज करा और उस केमिकल चेंज के टाइम पर उसने अपने कुछ वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, उसकी एनर्जी, कुछ हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनमें से कुछ की वैल्यू, इनमें से कुछ की वैल्यू जब वो अपनी स्टेट चेंज करके अपनी केमिकल रिएक्शन उसने करी होगी तो ये वैल्यू में चेंज आया होगा, ठीक है। कोई किसी भी वैल्यू में चेंज आ सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि सारी ही वैल्यू में चेंज आएगा, बट हाँ ये वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिक के जो कि एक थर्मोडायनेमिक की स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आता हुआ हमें नजर आएगा तो हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक की स्टेट चेंज हुई है। तो इन जो इसकी स्टेट को डिस्क्राइब कर दें उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं which describes the state of थर्मोडायनेमिक की स्टेट को जो डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या है कि इनकी जो वैल्यू होगी ना वो मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं करेगी कि ए से बी कैसे बना, उन्हें मतलब नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। यानी कि थर्मोडायनेमिक की क्या स्टेट है सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करती है ये वैल्यूज। ये क्या मैकेनिज्म उसने फॉलो करा, लाइक ए से जब बी हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने अलग अलग रूट फॉलो करे, ठीक है। जैसे पहले हमने सी बनाया फिर हमने बी बनाया, ठीक है, या हमने कोई और कैटलिस्ट डाल दिया, ई से बी बना, या डायरेक्ट रिएक्शन हुई, तो हर बार हमने बोला मैकेनिज्म अलग है। तो थर्मोडायनेमिक की जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो इन मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते कि क्या आप मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे कि फाइनल कंडीशन क्या है और इनिशियल कंडीशन क्या है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे फंक्शंस which depends only on state of thermodynamic कि थर्मोडायनेमिक की जो स्टेट होती है उसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए स्टेट फंक्शन। ऐसे ही हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया वर्क, ठीक है। कैसे फंक्शन होंगे, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो, या बोले हम मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो। ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, हम दो फंक्शंस को सेपरेटली स्टडी करेंगे, काम एक ही करेंगे लेकिन दो फंक्शन स्टडी करते हैं। काम हमारा क्या है, हम एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की छत पे हमें जाना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम, यहां से हमें यहां जाना है। अब पाथ देखिए हमारे पास क्या क्या है, हम जा सकते हैं बाय लिफ्ट, ठीक है, बाय लिफ्ट जा सकते हैं, बाय स्टेयर्स हम जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो पाथ है, और या हम बोले हमारे पास रैंप है, ठीक है, रैंप से भी हम जा सकते हैं। तो अलग अलग पाथ है हमारे पास बेसिकली। तो अगर मैं वर्क की बात करूं मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में मैं अगर डिफरेंट ये पाथ फॉलो करता हूं तो मेरे वर्क की वैल्यू हर बार अलग मिलेगी, जो मैंने काम करा वो हर बार अलग होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की अपनी,
पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसा फंक्शन हो गया, ये एक हमारे पास स्टेट फंक्शन हो गया, जो कि इनिशियल और फाइनल पे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करा। उसने क्या पाथ फॉलो करा, वो लिफ्ट से गया, वो रैंप से गया, वो स्टेयर से गया, मतलब नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ। और वर्क कैसा हो गया हमारे पास, वर्क हमारे पास हो गया पाथ फंक्शन, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है पाथ पे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक आज का, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।